सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो है जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अपने एग्जाम के नज़रिए से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों यूनिट के, स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स को हम देखेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है, 100% आता है। तो आप इसको कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन आपके परफेक्टली हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पहली यूनिट जो कि इतिहास के बारे में है कि अगर हम उसकी रचना करना चाहें, इतिहास की पुनर्रचना करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या क्या स्रोत चाहिए। तो इतिहास के स्रोत के ऊपर है। दूसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे तो पाषाण काल के ऊपर है, यानी कि पत्थरों का काल, और पाषाण काल के तीनों भागों के ऊपर है। तीसरी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो हमारे भारत की पहली सभ्यता है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और इसके लिए इसकी विशेषताएं देखेंगे, जो भी इसकी नगरीय विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं या धार्मिक और सामाजिक विशेषताएं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना पहली यूनिट का, इतिहास के स्रोत और उसके पुनर्रचना करने के क्या स्रोत हैं। तो इतिहास के हम रचना करेंगे तो इतिहास की जानकारी जिससे मिलेगी, स्रोत मतलब होती है जिसके द्वारा हमें जानकारी मिले। तो हमें जानकारी मिलेगी अलग अलग स्रोतों से। हमारे इतिहास बहुत बड़ा रहा है तो कुछ हमें धार्मिक स्रोत मिलते हैं, धार्मिक साहित्य के, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं, अलग अलग दरबारों में रहे तो उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे, साम्राज्य के ऊपर ग्रंथ लिखे, तो उससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलेगा। अगला यात्रियों के नज़रिए, जैसे कि आप देखोगे चीन से यात्री आए, अरब से यात्री आए, यूनान से यात्री आए, तो इन यात्रियों ने अपने ये वृत्तांत में किस किस बारे में कैसा कैसा वर्णन किया वो सारा देखेंगे। फिर पुरातात्विक तथ्य। पुरातात्विक तथ्य में आप पहले समझोगे पुरातत्वविद कौन होता है, ये आप 12th में समझ चुके होंगे, जो कि हमारे इतिहास की खोज करता है, इतिहास का खोजकर्ता। और इस इतिहास के खोजकर्ता द्वारा जो भी वस्तुएं ढूंढी जाती है, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे औजार हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे स्मारक हो, इनके आधार पर कैसे इतिहास की रचना की जाती है, तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसके आंसर को 4 पार्ट्स में बांट दोगे, फिर एक एक करके सबके पॉइंट्स देखेंगे। पहला धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले और सबसे प्रमुख आते हैं वेद। भारत वैदिक सभ्यता है, तो भारत की वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। जो हमारे भारत में प्रथम वेद आया वो प्रथम वेद था ऋग्वेद। और आपने सुना होगा ये जो वैदिक काल था ये आर्यों द्वारा लाया गया था, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। हालांकि इसके बारे में तर्क वितर्क हैं, लेकिन ज़्यादातर विचारकों द्वारा माना जाता है कि आर्य समाज के लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे। अपने साथ ऋग्वेद लाए जो कि पहला वेद था, इसे हम प्रथम वेद कहते हैं, और इसके आधार पर जो शुरू हुआ वैदिक काल शुरू हुआ। इसके बाद अन्य 3 वेद आए जो इसके 500 साल बाद यानी 1000 ईसा पूर्व में आए, क्योंकि ईसा पूर्व उल्टा चलता है तो 1500 के 500 साल बाद आएगा 1000 ईसा पूर्व। और 3 अन्य वेद कौन कौन से थे भाई, तो वो था अपना सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद आ गए। जो हमारा सामवेद है वो संगीत के बारे में है, जिसमें संगीत के सातों सुर के बारे में और संगीत को कैसे सीखना है, उसके राग वगैरह ये सब चीज़ें दी हैं। यजुर्वेद में यज्ञ हवन व्यवस्था के बारे में दिया है, भारत में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है। अथर्ववेद जैसे काला जादू, वशीकरण, इन सब चीज़ों के बारे में होता है। और हमारा जो पहला और प्रमुख वेद था ऋग्वेद, समाज के बारे में जो भी सामाजिक व्यवस्था है, जैसे कि आपने बहुत प्रचलित व्यवस्था सुनी होगी वर्ण व्यवस्था या महिलाओं की स्थिति, इन सभी के बारे में ऋग्वेद में वर्णित है। तो सबसे पहले आपने वेद जाना, उससे पूरा समाज पता चलेगा, 1500 ईसा पूर्व का समाज पता चलेगा। इवन आप देखोगे तो हम वैदिक समाज के आधार पर ही आज भी चलते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबका यूज हो रहा है दबा के। अगला पॉइंट है अपना उपनिषद। तो उपनिषद क्या होते हैं, तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि अपने गुरुओं के समक्ष बैठकर, गुरुओं के समीप बैठकर जो भी ग्रंथ लिखते थे या भी पुस्तक लिखते थे, ये सब उपनिषद कहलाते थे। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। और समीप बैठ के ये लोग बहुत सारा ज्ञान भी लेते थे, उस पर भी अपने ग्रंथ लिखते थे, और इसके अलावा और समाज के बारे में भी अन्य ग्रंथ लिखते थे। फिर सूत्र, इससे भी हमारे इतिहास का स्रोत है, क्योंकि इससे भी हमारे इतिहास की जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। सूत्र का मतलब होता है नियम, यानी कि अलग अलग विभाग के बारे में अलग अलग नियम थे और प्रावधान थे, और उस आधार पर उस समय का समाज और जो भी संसार था अपना चलता था, तो उससे हमें पता चल जाएगा कैसा समाज था, कैसी दीन दुनिया थी सारी की सारी। फिर बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म, ये दोनों ही अपने 6ठी शताब्दी के धर्म है। 6ठी शताब्दी में दोनों के दोनों आए थे, बौद्ध और जैन। बौद्ध की शुरुआत आप देखोगे तो गौतम बुद्ध ने करी बौद्ध धर्म की,
और जैन के बारे में आप देखोगे तो महावीर जैन इसके 24वें तीर्थंकर थे, जो सबसे प्रचलित थे। हालांकि इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो स्वामी ऋषभ देव थे, तो महावीर जैन लिख लेते हैं जो 24वें थे। और इनके बारे में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, इनसे संबंधित जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे बौद्ध धर्म में सबसे प्रमुख है त्रिपिटक। आपने सुना होगा त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक यानी 3 भाग में था त्रिपिटक। ये 3 भाग कौन कौन से थे भाई? तो सबसे पहले आप देखोगे सुत्त पिटक, फिर आप देखोगे विनय पिटक। विनय पिटक वैसे सबसे पहला था क्योंकि इसमें नियम कानून बने थे। बाद में सुत्त पिटक आया जिसमें शिक्षाएं लिखी थी। उसके लास्ट में आप अभिधम्म पिटक देखोगे। यहाँ से लिख लेना, आप देख देख के लिखोगे तो आराम से लिख पाओगे, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसके बाद महाभारत और रामायण। जब हम धार्मिक ग्रंथ की बात करेंगे तो भारत में महाभारत और रामायण कैसे छूट सकते हैं? तो ये हमारे कई हजार साल कहते हैं, 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व बात है ये, ठीक है। बाकी साक्ष्य बताते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, पूरे तरीके से तो अनुमानित है, ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता। तो इसमें भी समाज के बारे में, नियमों के बारे में सारी जानकारी मिलती है। भारत के बारे में पता चलता है कि भारत की स्थिति उस समय कैसी थी, भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो इसके आधार पर भी आसानी से कोई भी इतिहासकार इतिहास की रचना कर सकता है भारत की। अगला पॉइंट है अपना ऐतिहासिक साहित्य, यानी पहला पॉइंट कंप्लीट करा हमने धार्मिक साहित्य। धर्म के साहित्य से कैसे पता चलेगा? अब ऐतिहासिक साहित्य, यानी बड़े बड़े इतिहासकारों ने अलग अलग साहित्य लिखे। सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखा। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये संपूर्ण रूप से राजनीति पर आधारित पुस्तक थी। कहाँ की राजनीति? मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रचलित शासक अशोक का नाम आपने सुना है। जो चाणक्य थे वो अशोक के दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ी रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसी के राजनीति के बारे में जो वर्णन चाणक्य ने किया वो अर्थशास्त्र की पुस्तक में किया, ठीक है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त ने लिखा। मुद्रा राक्षस में भी इसी से संबंधित है। जो चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य वंश की जो स्थापना करी, मौर्य वंश की स्थापना करी लगभग 321 ईसा पूर्व में। और इसके लिए इन्होंने युद्ध करा इन्होंने घनानंद से। और इस घनानंद से युद्ध का वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसके आधार पर 321 में मौर्य वंश की स्थापना हुई, इसका वर्णन मुद्रा राक्षस में किया गया है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जीते और घनानंद की हार हुई और फिर आगे चल के मौर्य वंश की स्थापना हो गई। इसके बाद हर्षचरित की बात करेंगे, जो बाणभट्ट ने लिखा। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के बारे में। राजा हर्षवर्धन, इनके बारे में बोला जाता है कि अंतिम हिंदू शासक थे भारत के, अंतिम हिंदू शासक। जब राज शासन चलता था, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, जिसके बाद मध्यकालीन शासन आ गया, इसके बाद ही इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। अंतिम हिंदू शासक हो गया ये। और जो बाणभट्ट था वो इनका दरबारी था। तो इस दरबारी ने अंतिम हिंदू शासक राजा हर्षवर्धन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में लिखा। हालांकि इसमें उनके सारे साम्राज्य के बारे में वर्णन थे और साथ ही उस समय के समाज के बारे में भी वर्णन है। इसके बाद अष्टाध्यायी की बात करेंगे, जो पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी एक बहुत बड़ी व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है और माना जाता है कि प्रथम व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। और जो अष्टाध्यायी लिखने वाले पाणिनि थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जो गुप्त वंश के थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनके दरबारी थे पाणिनि। यहाँ जगह नहीं है, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। फिर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के? गुप्त वंश के, उनके दरबारी थे। तो ये बड़े बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी, उनसे भी हमें जानकारी मिल रही है। अलग अलग समय पीरियड बदलता रहा, टाइम पीरियड बदलता रहा और उसकी जानकारी भी मिलती रही। इसके बाद यात्रियों के वृत्तांत, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में जो भी लोग होते हैं वो लगभग अच्छा लिखेंगे, लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी है जो लोग बाहर से आए उन्होंने हमारे भारत को कैसा देखा। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिका के बारे में। इंडिका एक रचना है यानी पुस्तक है जो मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज जो थे वो राजा सिकंदर, आपने नाम सुना होगा सिकंदर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, लगभग जीत भी गए थे। उनके एक राजदूत थे सेल्यूकस, और सेल्यूकस निकेटस जो इनका पूरा नाम था, इसके ही राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथ जीत के लाया था जब उसने सेल्यूकस निकेटस को हरा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहे थे
मेगस्थनीज, जिन्होंने उस पूरे दरबार के बारे में, साम्राज्य के बारे में जो रचना लिखी उसे कहते हैं इंडिका। उस पुस्तक का नाम इन्होंने इंडिका लिखा क्योंकि इंडिया के बारे में था। इसके बाद हेनसांग की बात करेंगे। तो हेनसांग जो थे चीनी यात्री थे। भारत में, प्राचीन भारत में चीनी यात्री बहुत आते थे क्योंकि उस समय बहुत बौद्ध धर्म बना था और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा लेनी थी इन लोगों को वो बहुत प्रचलित थी, और शिक्षा जो मिलती थी वो मेनली नालंदा विश्वविद्यालय में मिलती थी। तो भारत में आते थे, जब ये भारत में आते तो देखते थे भारत के साम्राज्य के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, तो ये अपना एक विचारधारा, अपना व्यू लिखते थे अपनी अपनी पुस्तकों में। तो CU की इनकी पुस्तकें, हेनसांग की, इन्होंने भी लिखा, और ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। इसके बाद अल-बिरूनी की बात करेंगे। तो अल-बिरूनी की बात करें तो ये मध्यकाल की बात हो जाती है भारत में। मध्यकाल यानी इस्लामिक शासन। तो ये इस्लामिक शासन के दौरान आए थे। अल-बिरूनी नाम से पता चल रहा है इस्लामिक आदमी है। ये आए थे आपके ख्वारिज़म थे। इसके बाद इनकी जो पुस्तक थी वो तहकीक-ए-हिंद थी, और इसके अलावा इसका नाम था किताबुल-हिंद, यानी जो इनकी पुस्तक थी वो हिंदुस्तान के बारे में थी, जिसके बारे में इन्होंने लिखा किताबुल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद। इनके बारे में जांच पड़ताल करी। अब इस पुस्तक में क्या लिखा इन्होंने, तो भारत के समाज के बारे में लिखा। थोड़ी कमियां थी भारत में समाज की, और सारी इस कमियों को इन्होंने उजागर किया। फिर इब्न बतूता, ये भी मध्यकाल में आए थे। तो इब्न बतूता जो थे वो 1333 में आए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक MBT के काल में आए थे, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था रिहला, और इन्होंने भी उस समाज के बारे में लिखा। हालांकि इन्होंने कुछ अन्य तथ्यों का वर्णन किया, जैसे कि उस समय की डाक व्यवस्था का वर्णन किया। अश्व डाक थी, पैदल डाक थी। इसके अलावा इन्हें पान और नारियल बहुत यूनिक लगा, तो इन्होंने अपने वर्णन में पान और नारियल का भी वर्णन किया। अब बात करें फ्रांसवा बर्नियर की। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे, और ये मुगल दरबार में आए थे। इन्हें क्या चाहिए था भाई, रोजगार चाहिए था। इन्होंने बहुत सुना था मुगल दरबार बहुत फेमस था और बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो इन्हें लगा मुगल दरबार में आने के बाद इन्हें अच्छी सत्ता मिलेगी और अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा। तो ये वहाँ पे आए और इन्होंने पुस्तक लिखी ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, जो कि इनके नाम से पता चल रहा है मुगल दरबार के बारे में। इनको बहुत सारी कमियाँ दिखी भारत में। इन्होंने अधिकतर भारत की कमियों का उजागर किया, और इसमें सबसे प्रमुख कमी बताई इन्होंने सती प्रथा, जिसका इन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर एक प्रमाण भी देखा था, जिसका उदाहरण के रूप में इन्होंने वर्णन किया। तो ये विदेशी यात्री हो गए। इसके बाद करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरातत्व, जो इतिहास की खोज करता है। अब इसे जो इतिहास में मिलेगा ये उसके बारे में लिखेगा, उसके आधार पर लिखेगा। तो अभिलेख क्या होते हैं भाई, जो पत्थर पर लिखे गए लेख होते हैं। और ये लेख से क्या पता चलेगा, उस समय के समाज के बारे में पता चलेगा। अगर किसी राजा ने लिखवाया तो उस समय के राजा के बारे में पता चलेगा, उस समय की शिक्षा, उस समय की भाषा, और साथ ही उसकी लिपि के बारे में समझ आएगा हमें, क्योंकि उस अभिलेख में उसी रूप में लिखा होगा। फिर स्तंभ की बात करें तो स्तंभ में हमें कला दिखेगी, स्तंभ में भी हमें लिपि दिखेगी, क्योंकि लिपि का वर्णन तो होगा ही। किस प्रकार की कृति का प्रयोग वो लोग करते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो अपना नाम लिखवाते थे। जैसे सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लगवाए थे अपनी शक्ति के प्रतीक रूप में। अब धम्ब की बात करें तो धम्ब अशोक द्वारा गढ़वाए गए थे, और धम्ब का निर्माण जो हुआ था अशोक द्वारा, वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार के लिए हुआ था। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार करने के लिए ये पत्थर के बने होते थे, और इस पे ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखवा देता था, ताकि लोगों तक शिक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। अगला पॉइंट, मूर्तियाँ। तो आप देखोगे अलग अलग काल की अलग अलग मूर्तियाँ होती हैं। सेम वही बात मूर्तियों पे आप देखोगे समय काल का भी वर्णन होता है। ठीक है, मूर्तियों में कला का पता चलेगा, जैसे किस कला की मूर्ति है। जैसे गंधार कला होती है, तो ये गंधार कला की है। कन्नौज मथुरा कला की है। ठीक है, तो उससे पता चलेगा किस साम्राज्य के अंदर थी, तो साम्राज्य का भी पता चलेगा। और ये जिसकी भी मूर्ति होगी, यानी जिसका ये प्रतीक होगा, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। फिर स्मारक मतलब समझते हो कि उनका जो शव होता है उसका एक स्मारक बना दिया जाता है किसी का भी। जैसे आप सबसे प्रमुख मानोगे तो स्तूप किसका स्मारक माना जाता है, गौतम बुद्ध का। तो इससे आप एक गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको गौतम बुद्ध के समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। उस दौरान कैसा समाज था, उस दौरान धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फिर लास्ट में आपको हथियार, अलग अलग हथियार होते हैं, अलग अलग धातु से हथियार बनते हैं। धातु का प्रयोग होता है, उससे भी समय काल के बारे में पता चलेगा। जैसे आप देखोगे 600 ईसा पूर्व में लोहे की शुरुआत हो गई, लगभग 600 ईसा पूर्व, कहीं कहीं से 1000 भी कहते हैं, तो लोहे की शुरुआत हो गई। लेकिन इससे पहले किससे बनते थे भाई, तांबे और कांसे के बनते थे। तो आप हथियार की धातु से पता लगा लोगे कब के हैं, यानी 1000 से पहले के हैं, 1000 के बाद के हैं। इसके अलावा उसका नुकीलापन, इससे पता चलता था, और उसकी बनावट, क्योंकि आप देखोगे तो साम्राज्य अपने हिसाब से बनाता है और उस पर अंकित निशान,
हर साम्राज्य अपने हथियारों पे अपने निशान अंकित कराता था, तो उस साम्राज्य के बारे में पता चलता था। इसके लास्ट में आप देखोगे मुद्राएं। मुद्राएं यानी कि आप जैसे कि जो आप देखो आज करेंसी होती है तो उस पर भी छपाई होती है, तो उस समय की मुद्राओं पे भी छपाई होती थी। ये छपाई राजा की हो सकती थी, उस समय के जानवर की, किसी बहुत फेमस जानवर की हो सकती थी, रानी की भी हो सकती थी, या बहुत प्रचलित स्थल की हो सकती थी, यानी उस समय जो प्रचलित स्थल होगा उसकी हो सकती थी। लेकिन इन सभी चीज़ों से हमें उस समय के समाज के बारे में और इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो सिक्के भी इतिहास की भूमिका निभाते हैं, इतिहास को जानने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो फाइनली आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो पहला पॉइंट हमने देखा, इतिहास के स्रोत 4 भाग में बांट देंगे। धार्मिक साहित्य यानी धार्मिक से रिलेटेड जो होंगे, फिर इसके बाद ऐतिहासिक बड़े बड़े इतिहासकारों ने जो लिखा, इसके बाद यात्रियों के वृत्तांत, जो यात्री बाहर से आए उन्होंने क्या लिखा, और पुरातात्विक साक्ष्य जो पुरातत्वविदों को मिलता है। इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो सेकंड यूनिट से होगा, पाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले तो आप पाषाण काल समझो। पाषाण काल मतलब पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी बहुत पुरानी बात है, जब पूरा मतलब कह सकते हो आप समाज, क्या कहना है इसमें, पूरी दुनिया ही लगभग पत्थरों पर आधारित थी। पूरा जीवन किस पर आधारित था, पत्थरों पर आधारित। ठीक है, हर जगह पत्थर ही पत्थर थे, बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, और पत्थरों का भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाए थे ये लोग। बड़े बड़े पत्थर होते थे, महापाषाण भी कहते थे उन्हें। तो इस पाषाण काल का समय काल इतना ज़्यादा था, इसे हम कहते हैं लगभग 25 लाख से, कहीं कहीं से 4000 कहते हैं, तो कहीं कहीं 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि 1000 के बाद आप देखोगे लोहा आ गया, यानी कि वैदिक काल आ गया। तो हम मानते हैं कि यहाँ पाषाण काल समाप्त हो गया। या फिर आप 4000 इसलिए बोल सकते हो क्योंकि आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत लगभग 3500 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो हम कह सकते हैं 25 लाख से 3500 ईसा पूर्व तक चला, इसके बाद हड़प्पा आ गया। लेकिन हड़प्पा में भी पाषाण काल के लक्षण तो दिखेंगे ही ना, तो इसीलिए हम इसे 1000 तक भी लेके जाते हैं। हालांकि अलग अलग इसके बीच मतभेद है। तो ये हो गया पाषाण काल। अब ये इतना बड़ा था कि इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये तो तीनों इसके प्रकार हो गए। अगर पेपर में आया पाषाण काल और इसके प्रकार तो आप तीनों बता दोगे। लेकिन कई बार पेपर में किसी 2 में, जैसे पूरा पाषाण या मध्य या पूरा और नव में अंतर बताने को आ जाता है, तो आप ये भी कर लोगे क्योंकि मैं इसमें तीनों ही बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे पूरा को भी हमने 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। क्योंकि पूरा पाषाण ही आप बहुत बड़ा था आपका, इन तीनों में जो सबसे बड़ा काल था वो पूरा पाषाण था। ये लगभग 10-12 हज़ार ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी 25 लाख से 12 हज़ार ईसा पूर्व तक अकेले ये था। ये तो ऐसे मानते हैं कि 12 से 10 हज़ार तक माना गया, ठीक है, और उसके बाद का नवपाषाण माना गया, 10 से आप कह सकते हो 1 तक नवपाषाण माना गया। ठीक है, तो एक एक करके तीनों की विशेषताएं देखते हैं। पूरा पाषाण की विशेषता सबसे पहले देखेंगे हम इसके जीवन प्रणाली के बारे में। जो पूरा पाषाण था वो बहुत प्राचीन काल था। मानव का विकास जो था बिल्कुल भी नहीं था। विकास छोड़ो, उनका जीवन पूरे तरीके से बर्बर था। बर्बर मतलब पूरे तरीके से हिंसक जीवन था, बिल्कुल भी स्थायी जीवन नहीं था। इन्हें किसी प्रकार के उद्यम, कृषि, इन सब की जानकारी नहीं थी। और ये जो भोजन करते थे ये कच्चा ही भोजन करते थे। तो इनका जीवन बहुत अस्थायी रूप से था, बर्बर जीवन था, हिंसक जीवन यापन करते थे। और इनकी जो आयु थी वो भी इस तरीके से थी कि शिकार पर निर्भर होती थी, कि इनको शिकार मिला तो मिला, वरना कुछ समय बाद ये खुद ही शिकार हो जाते थे। अब निवास की बात करें तो इनके निवास स्थल भी स्थायी नहीं था। तो ये लोग खुले स्थानों पर रहते थे, चट्टानों पर रहते थे, ठीक है। इसके अलावा ये लोग एकत्रित होकर कभी कभी बड़े बड़े पेड़ों का भी सहारा लेते थे, बड़े बड़े पेड़ों का, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ जैसे आप देखते हो आज तो मॉडर्न क्या कहते हैं ट्री हाउस हो जाता है, लेकिन उस समय बड़े बड़े पेड़ों को एक्चुअल में हाउस बना के रहते थे, क्योंकि वो संरक्षित रहते थे, वहाँ पे सुरक्षा रहती थी इनकी, किससे, जानवरों से थे। और इसके अलावा इनको ये भी दिख जाता था कि कहाँ से शिकार किस प्रकार से आ रहा है। अगला पॉइंट क्या है, भोजन। ये लोग भोजन क्या करते थे, तो उस समय भोजन का कोई बहुत बड़ा प्रमुख स्रोत एक नहीं था, सिर्फ एक कंदमूल था, एक ही फल पता था इनको, कंदमूल, ठीक है। इसके अलावा ये शिकार करते थे, आखेट करते थे, और कोई एक ही सहारा था बस, फल के रूप में कंदमूल, और शिकार करके आखेट करके भोजन खाते थे। आखेट हुआ तो ठीक, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे आखेट करके ये लोग सामूहिक तौर पे भोजन बना के खाते थे, वरना इनका सिर्फ एक ही सहारा था, कंदमूल। इसके बाद वस्त्रों की बात करें तो आप इन फोटोज़ को देख के समझ सकते हो इनको वस्त्रों का ज्ञान भी उस समय नहीं था, ठीक है। वस्त्र ये लोग नहीं पहनते थे, ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। समय के साथ साथ जब थोड़ा ज्ञान हुआ
और संरक्षण के बारे में इन्होंने सोचा, तो इन्होंने पत्तों को अपना वस्त्र बनाया। जो बड़े बड़े पत्ते होते थे ना, उसको वस्त्रों के रूप में धारण करते थे। अब आयुध की बात करें तो पहले आयुध का मतलब समझ लो आप हथियार या औजार, जिसका ये लोग प्रयोग करते थे शिकार के लिए भी और रक्षा के लिए भी। ठीक है, तो इस समय बड़े बड़े पत्थरों को आयुध बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों को नुकीला कर लेते थे और पैना कर लेते थे, और ऐसे करके ये लोग औजार के रूप में काटने और मारने के रूप में प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट अपना दोबारा आखेट है क्या? ये नहीं, आखेट। इनका जीवन पूरे तरीके से आखेट पर निर्भर था। ये लोग समूह बनाते थे, ठीक है, जानवर का इंतजार करते थे, इसलिए नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे, क्योंकि जानवर वहाँ पानी पीने आएगा, फिर आसानी से शिकार कर पाएंगे। तो इनका प्रमुख कार्य था उस समय, आखेट जो था प्रमुख कार्य था। इवन कार्य कुछ था ही नहीं, बस आखेट करते थे। आखेट नहीं होता तो कंदमूल खाते थे। कई बार ये आखेट मानवों का भी करते थे, क्योंकि लंबे समय तक अगर ये इंतजार करेंगे, इन्हें जानवर नहीं मिलेगा तो देखेंगे ये भी तो उस समय जानवर की तरह थे। जिनकी स्थिति ज़्यादा खराब होगी फिर वो आपका भोजन बनेगा। आग की खोज, तो ये लास्ट पॉइंट ये है कि जो पूरा पाषाण में था, आग की खोज हो गई थी। इसके साक्ष्य मिलते हैं आपके, एक गुफा है कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा, जो आपके आंध्र प्रदेश में, एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन उस समय आग के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं जानते थे। रैंडमली आग के आविष्कार तो हो गया, आग की खोज तो हो गई, लेकिन आग के बारे में उसका यूज़ करना नहीं जानते थे। फिर पशुपालन की बात करेंगे अब मध्य पाषाण में, ठीक है, क्योंकि उस समय पशुपालन नहीं था, उस समय पशुओं से शिकार होता थे या शिकार करते थे। अब बात करेंगे मध्य पाषाण की, तो मध्य पाषाण में सबसे बड़ी चीज़ हुई, पशुओं से इनकी परिचय हो गया। यानी ये लोग कई सारे पशुओं को पहचानने लग गए, जैसे घड़ियाल, कुत्ता, और सबसे बड़ी बात है सर्वप्रथम जो पालतू जानवर बना इनका, वो बना कुत्ता, क्योंकि ये मवेशियों को और भेड़ बकरियों को सुरक्षित रखता था, और नहीं भी रख पाता था तो संकेत देता था। ऐसे में मालिक सतर्क हो जाता था मवेशी और भेड़ बकरियों को। ठीक है, अगला पॉइंट देखें समाज के बारे में। तो प्रथम पॉइंट में हमने देखा था ना, पूरा पाषाण में समाज के बारे में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे समाज का विकास हो गया, क्योंकि समाज यानी एक आवश्यकता, और समाज कोई बहुत बड़ा समाज नहीं हो गया जैसे आज हो गया। उन्होंने समूह बनाना शुरू कर दिए। समूह किस लिए? शिकार के लिए। शिकार बना के समूह जो था वो शिकार करने में बहुत ज़्यादा आसानी देता था। ठीक है, क्योंकि जब अकेला आदमी करेगा तो उसकी शक्ति कम होगी, लेकिन समूह में करेगा तो उसकी शक्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और एक और चीज़ होती थी, इससे क्या होता था? संरक्षण आसानी से हो जाता था, क्योंकि अकेला इंसान अपना संरक्षण बहुत आसानी से नहीं कर पाता। फिर आग का प्रयोग, हमने देखा पूरा पाषाण में आग की खोज हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आग का प्रयोग करना सीख गए ये लोग। प्रयोग करने से ये लोग क्या हुए? आग से सुरक्षित हो गए, क्योंकि जब आग का प्रयोग नहीं जानते तो आप जानते हो आज भी अगर आपको आग को गलत तरीके से यूज़ करोगे तो आप खुद भी जल जाओगे। उस समय वो बिल्कुल नहीं जानते थे तो वो भी आग का शिकार हो जाते थे, तो इससे सुरक्षित हो गए। इसके अलावा आग को उपकरण के रूप में प्रयोग करने लग गए। आप भी तो करते हो उपकरण के रूप में, जैसे कि रोशनी के लिए यूज़ कर लिया तो आपको रोशनी मिल गई। इसके अलावा रक्षा के लिए भी यूज़ किया, क्योंकि इसको जलाने से बड़े बड़े जानवर आसपास नहीं आते थे। इसके बाद निवास स्थल की बात करें तो अब निवास स्थल थोड़े बहुत हो गए, जैसे बड़ी बड़ी गुफाओं का प्रयोग करने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये छत की तरह इन्हें मिल जाती थी और वहाँ छुप के शिकार भी कर सकते थे। वहाँ पे छुप भी जाते थे, और छुपते भी इसलिए थे क्योंकि कई सारे समूह हो गए ना, तो समूह भी एक दूसरे का शिकार करता था, समूह में भी विवाद होता था। इसके बाद अगला पॉइंट देखोगे भोजन। तो हम भोजन की बात करें, किसके भोजन की बात कर रहे हैं हम? मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ भोजन का थोड़ा विकास हो गया। थोड़ा विकास कैसे हो गया? क्योंकि पहले फल के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, कंदमूल, और ये लोग आखेट करते थे, और आखेट में ये जो जानवर इन्हें मिल गया उसका शिकार कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये मछली से भी परिचित हो गए, यहाँ पे मछली से परिचित, और इन्होंने मध्य पाषाण में मछली को भोजन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे इन्हें और ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि शिकार करना ज़्यादा मुश्किल होता है मछली पकड़ने के कंपैरेटिवली। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नवपाषाण की, जो आपके तीसरा चरण है। तो नवपाषाण के बारे में पहले बता दूं मैं, एक विकसित चरण है, और विकसित इसलिए क्योंकि इसमें सभ्यताओं तक का विकास हो गया। आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, सभ्यताओं का भी विकास हुआ। तो ये एक विकसित चरण था जो क्रमशः विकास कर रहा था। ठीक है, ये क्रमशः विकास कर रहा था। तो इसमें आपको कई सारे साक्ष्य मिलते हैं विकास के, जैसे निवास स्थान। तो इसमें घरों का आविष्कार हो गया। आविष्कार क्या हो गया? लोगों ने मजबूरी और अपनी आवश्यकता के अनुसार लकड़ी के घर बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, झोपड़ी कह सकते हो आप इन्हें।
और इसके अलावा ये लोग समूह में रहने लग गए। अब ये लोग निवास भी समूह में करने लग गए। जो बड़े बड़े समूह होते हैं ऐसे ही कर करके तो आगे चल के सभ्यता के रूप में बस गए, और आज देखोगे तो बहुत सारा समाज बन गया, कॉलोनीज बन गई। लेकिन ये शुरुआत ऐसे हुई थी। इसके बाद आगे बढ़े तो कृषि के बारे में। अब तक कृषि की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन आपके नवपाषाण में सबसे प्रमुख बात यही थी कि कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि सबसे पहले भारत के आसपास देखी जाए तो बोलन दर्रे के पास, बोलन दर्रों के पास, ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, वहां पे हुई। ठीक है, और कृषि से क्या होगा भाई, उत्पादन हो जाएगा और इनको भोजन प्राप्त होगा। तो भोजन के लिए अब इन्हें खाली आखेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले ये सिर्फ और सिर्फ आखेट पर निर्भर रहते थे, अब ये कृषि करके भी अपना भोजन ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि से इन्हें व्यापार भी करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि उत्पादन होगा तो इसे लेन देन भी कर सकते हैं। अब भोजन की बात करें तो ऊपर वाले पॉइंट में हम समझ गए भोजन के बहुत सारे विकल्प आ गए। ठीक है, अब ये पौधों को भी खाने लग गए। पौधे मतलब जैसे आज साग पालक ये सब चीज़ें पौधे ही तो हैं ये सब, तो अलग अलग पौधों का शुरुआत हो गई। फसलों का विकास हुआ। आखेट तो ये अभी भी करेंगे, यानी ये जानवरों का भी खा रहे हैं, जानवरों का मांस। मछली खाने के लिए इन पे ऑप्शन आ गया। तो ऐसे करके अब भोजन के इनके पास भरपूर ऑप्शंस आ गए। इसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय करने के लिए लोग विकसित हो गए, क्योंकि इनका दिमाग थोड़ा विकसित हो गया, मानसिक विकास हुआ। और मानसिक विकास से इन्हें पता चला कि हमारी आवश्यकताएं हैं कई सारी, जैसे कुछ चीज़ें इनके पास हैं, कुछ चीज़ें दूसरों के पास हैं। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय, जो इन पे संसाधन भरपूर हैं। जैसे ये मान लो आखेट करते हैं तो इनके पास जानवर है, कोई फसल उत्पादन कर रहा है तो उसके पास उत्पादन है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये लोग, आखेट को जो जानवर है वो सब दे के फसलों को ले लेंगे। तो ऐसे में व्यवसाय और ज़्यादा विकसित हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे उद्योग। तो भाई नवपाषाण में उद्योग लगने लग गए। उद्योग कैसे, उत्पादन के संबंध में। घरेलू उद्योग लगे, छोटे छोटे उद्योग लगे। लोहे का आविष्कार हो गया, मैंने बताया, धातु बन गया। ठीक है, लोहे और धातु से क्या बनने लग गए, औजार बनने लग गए, मशीन बनने लग गई। और इन मशीन औजारों को क्या उत्पादन में प्रयोग किया जाता था। उत्पादन के अलावा ये लोग शिकार करने के लिए प्रयोग करते थे। पहले कहाँ पत्थरों के औजारों से शिकार कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल होता था। अब जब औजार बनेंगे किसके, धातुओं के, तो और ज़्यादा आसानी होगी। और युद्ध में भी प्रयोग करते थे, क्योंकि अब युद्ध की स्थिति भी शुरू हो गई थी। युद्ध होता है लाभ के लिए या लालच के लिए, क्योंकि आप देखोगे ना समूह बन गए, एक समूह दूसरे को लूट रहा है, दूसरे के पास जो धन है वो ले रहा है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद करोगे समाज में एक बुरी चीज़ है, जाति और वर्ग। जाति और वर्ग किस हिसाब से आया भाई, तो ये भौगोलिक आधार पर भी आया। यानी अलग अलग भौगोलिक आधार पर लोग रहते थे ना, कोई पहाड़ों पर रह रहा है, कोई मैदान में रह रहा है, ठीक है, तो कोई पठारों पर रह रहा है, तो इस हिसाब से इनको नाम दे दिया गया। इसके अलावा कार्य, अलग अलग जो समूह था, अलग अलग लोग थे, जितने भी आखेट करते थे, कोई कुछ काम करता था, तो कार्य के आधार पे उनको विभाजित कर दिया गया। तो ऐसे करके जाति और वर्ग बन गए। इसके बाद बात करेंगे भाषा की उत्पत्ति की। तो फर्स्ट और सेकंड यानी पुरापाषाण और मध्य पाषाण में भाषा का इतना विकास नहीं हुआ था, ना ही उसके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन नवपाषाण में आप बात करोगे तो जो सभ्यताएं आई उनमें लिपि का आविष्कार हो गया। लिपि से फिर भाषा का आविष्कार हो गया। जैसे आप बात करोगे एक मेसोपोटामिया, आपने सुना है मेसोपोटामिया पूरी दुनिया की पहली शहरी सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया में जो भाषा और लिपि आई वो कीलाकार थी, कीलाकार लिपि। ऐसी हम बात करें अपने हड़प्पा की, जो हमारे भारत का पहला सभ्यता है, इसमें आया था भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, इसे पूरी तरीके से आप लिख लेना। तो ऐसा करके इसका विकास भी हो गया। और लास्ट में है धार्मिक विश्वास। देखोगे आप पहले जब मानव का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया तो धार्मिक विश्वास नहीं था, यानी वो धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब धार्मिक विश्वास हो गया, उन्होंने पूजा शुरू कर दी, प्रकृति को मानना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरा जीवन किस पे निर्भर है और किससे संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। इन्होंने मूर्ति भी बनाई है ना, और मूर्ति की पूजा करने लग गए। इसके अलावा ये लोग काला जादू में विश्वास करने लग गए। काला जादू में विश्वास क्या करने लग गए, कई लोग तो करने ही लग गए, धीरे धीरे विकास होने लग गया। तो लोगों का धार्मिक विश्वास धीरे धीरे वृद्धि हो गई इसमें। क्योंकि जब समूह बनते हैं, आप इस बात को आसानी से समझ लोगे, जब समूह बनते हैं तो समूह में ना कोई भी एक प्रतीक रखा जाता है कि ये हमारी रक्षा करेगा। वो प्रतीक रक्षा के लिए होता है, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए होता है। और ऐसी स्थिति में हम उसे क्या बोल देते हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं। तो ऐसे करके धार्मिक विश्वास और धीरे धीरे बढ़ गया। तो फाइनली ये आपका पॉइंट खत्म हो गया, यानी आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हड़प्पा के बारे में। सॉरी, हड़प्पा के बारे में नहीं, इतिहास के स्रोत के बाद पाषाण काल हमारा। पाषाण काल के तीनों पाषाण काल हो गए, पूरा, मध्य और नवपाषाण काल। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हड़प्पा के संबंधित है, जो आपकी तीसरी यूनिट का क्वेश्चन है। और हड़प्पा आपने 12th में भी पढ़ा है तो आसानी से समझ लोगे आप लोग। जिस पे हिस्ट्री थी, जिस पे पॉलिटिकल थी, उसे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ईजी पॉइंट है, ईजिली समझ जाओगे। हड़प्पा के बारे में जानिए आप। पहले तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं प्रमुख तौर पर,
सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये जो थी वो सिंधु नदी के किनारे थी, ठीक है। और ये भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ी, और भारत की प्रथम सभ्यता, ठीक है। प्रमुख तौर पे ये भारत में, उत्तर भारत में फैली हुई थी, क्योंकि सिंधु नदी भी देखोगे तो आप उत्तर भारत में, तिब्बत से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, तो उत्तर भारत में फैलेगी ये सभ्यता पूरी प्रमुख तौर पे, ठीक है। तो उत्तर भारत में फैली हुई थी। इसके अलावा देखोगे तो इसमें 2800 से ज़्यादा बस्तियाँ थी, यानी इतने ज़्यादा लोग सामूहिक तौर पर रहते थे। और इसके विस्तार की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये सभ्यता थी। तो ये हो गई हमारी हड़प्पा सभ्यता। अब इसे हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा इसका प्रथम शहर था जो मिला था 1921 में, ठीक है। और इसकी खोज की बात करें तो 1853 के पास इसको कनिंघम द्वारा प्रमाणित किया गया था, कनिंघम द्वारा, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे पुरातत्विक सर्वेक्षण के, ठीक है। इसके बाद आगे पॉइंट समझते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। नगर नियोजन कैसे हम देखेंगे, हम भारत की पहली सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं जो शहरी सभ्यता थी। इन्होंने शहरों का विभाजन किया हुआ था। विभाजन कैसे? दुर्ग और निचला, यानी दुर्ग जो ऊंचाई पे बने हुए मकान होते थे, यानी एक विशेष स्थान होता था पूरा जिसमें काफ़ी सारे मकान होते थे, ऊंचाई पे होते थे, और ये प्रतीक थे कि उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा एक किलेबंद भी होते थे। जबकि एक शहर था निचला, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी उच्च के मुकाबले, क्योंकि आपको पता है गरीब लोग कभी भी अमीर से ज़्यादा ही होते हैं, तो यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहते थे। और इनका प्रमुख काम होता था कृषि करना। हालांकि कहीं कहीं आप देखोगे तो 3 भागों में विभाजित है नगर, जैसे धोलावीरा, वहां पे एक और एक्स्ट्रा हो जाता है किलेबंद, वहां पे कुछ और क्षेत्र थे जो किलेबंद थे, कह सकते हो ये और ज़्यादा अमीर लोग होंगे। यानी दुर्ग भी था, फिर किलेबंद था, फिर निचला था, ऐसे करके शहरों को विभाजित कर रखा था। फिर ग्रिड पद्धति, तो ग्रिड पद्धति क्या थी? समकोण पे नालियों का एक दूसरे को काटना, समकोण पे, जैसे ये नाली जा रही है और यहाँ मुड़ गई, या फिर यहाँ मुड़ गई, फिर आगे जाके यहाँ मुड़ गई, या फिर यहाँ मुड़ गई, तो ये समकोण पे काटते थे एक दूसरे को। और ये नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ बड़े नालियों से जाके मिलती थी। जो छोटी छोटी नालियाँ होती थी वो बड़ी नालियों से मिलती थी, ये छोटी छोटी गलियाँ बड़े सड़कों से मिलती थी। तो इस प्रणाली को कहते हैं ग्रिड प्रणाली, जब छोटी नालियाँ बड़े नालों से या छोटी गलियाँ बड़े सड़कों से मिले और एक दूसरे को कौन से कोण पे काटे? समकोण पे काटे। अगला पॉइंट क्या है अपना? जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी बहुत अच्छी थी। आप लोग जिस भी लोकेशन में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, आप खुद देखोगे कभी कभी बारिश के टाइम में आपके यहाँ भी जल निकासी की, यानी ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत हो जाती है, लेकिन हड़प्पा की जल निकासी बहुत अच्छी थी, अति उत्तम कहते हैं इसे। हम अभी भी उसी की जल निकासी को फॉलो कर रहे हैं, इवन फॉलो तक नहीं कर पाते सही से। जैसे आप देखोगे यहाँ पे गलियाँ होती थी, तो गली के दोनों तरफ नालियाँ होती थी, आज भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये नालियाँ जो थी पक्की ईंटों की बनी थी, उस समय भी पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, और पक्की ईंटों के बनने के बाद इस पर सीमेंट का लेप लगता था, और इसके बाद इसे ढक भी देते थे, तो इससे सुरक्षित रहती थी और इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती थी। तो जल निकासी बहुत अच्छी थी, और ये इसमें ग्रिड प्रणाली का प्रयोग होता था, यानी ये जो नालियाँ थी गली की वो आगे जाके बड़े शहरों के नालियों से, मतलब सड़कों के नालियों से मिल जाती, तो बड़े बड़े शहरों में, नहर तालाबों में जाके वो नालियाँ गिर जाती थी, तो ग्रिड पद्धति का भी प्रयोग होता था। आगे पक्की ईंटों का प्रयोग। आप देखो हड़प्पा सभ्यता का समय काल मैंने बताया नहीं शुरू में, यहाँ पे हमने समय काल नहीं लिखा, हम समय काल लिख लेते हैं। इसका समय काल था लगभग 3500 ईसा पूर्व से, यानी आज से 5500 साल से लगभग 1300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये बात हो गई आज से 5500 साल पुरानी। अब हम अपने पॉइंट पे आए, तो हमारा पॉइंट ये था पक्की ईंटों का प्रयोग। तो आप देखो आज से 5500 साल पहले भी ये लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जबकि आज भी गांव देहात में नहीं होते। तो ये लोग भवनों में, इवन नालियों में, आपने देखा नालियों में भी कर रहे हैं, चबूतरों में, घरों में, हर जगह ये लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जो इनकी शहरी व्यवस्था की विशेषता थी। ये क्वेश्चन शहरी के साथ साथ विकसित सभ्यता क्यों थी या नियोजित सभ्यता क्यों थी, ऐसे ही आ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको इसी में। फिर वास्तुकला। वास्तुकला जैसे आर्किटेक्ट कहते हैं ना, दिशा और आकार के आधार पर निर्माण, आकार के आधार पर शिल्पकारी जब होती है तो इसे हम कहते हैं वास्तुकला। जैसे एक पॉइंट आप देखोगे ईंटों का, तो ईंटों का जो आकार था वो 3:2:1 का था। इसके अलावा बात करेंगे मकानों के आकार की,
तो सभी के मकान समान आकार के होते थे यहाँ पे। बात करेंगे खिड़कियों की, दरवाजों की, तो देखो खिड़कियों की तो संभावना थी, दरवाजे जो थे वो घर के पीछे होते थे यहाँ पे। अगर खिड़की भी होंगी तो वो भी पीछे होंगी, दरवाजे दोनों के दोनों पीछे होते थे। तो ये इनकी वास्तुकला है। जैसे वास्तुकला में कहते हैं ना भाई कि वास्तु के हिसाब से दरवाजे इस तरफ होने चाहिए, इस दिशा में होने चाहिए, तो इनका भी अपना वास्तु था जिसके हिसाब से दरवाजे पीछे रखते थे। अगला पॉइंट है व्यवसाय। कहीं भी शहरी या विकसित होने का प्रमुख प्रमाण होता है व्यवसाय, व्यापार करना, क्योंकि व्यापार से आपकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। एक तो आवश्यकता पूरी हो जाती है, दूसरा आप लाभ भी अर्जित कर लेते हो। तो ये लोग भी करते थे। अब ये किससे करते थे? मेसोपोटामिया से भी करते थे, ये दक्षिण भारत से भी करते थे। अच्छा, दक्षिण भारत से मंगाते क्या थे? तो दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। आज भी कर्नाटक देखो सोना के लिए बहुत फेमस है, सोना मंगाते थे, कीमती पत्थर मंगाते थे। ये लोग राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, ये कुछ आंकड़े हैं जो लिख लोगे तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा। उससे मंगाते थे तांबा, ठीक है। और ये तांबा जो बात करें ओमान से भी मंगाते थे। ऐसी इराक ईरान की बात करें तो यहाँ से ये टीन मंगाते थे, शीशा मंगाते थे। तो ये कुछ आंकड़े लिख देना आप एग्जाम्पल के लिए। और व्यवसाय क्यों करते थे? अपने लाभ के लिए और अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए। फिर मुद्रा, तो हमने देखा था मुद्रा किसी विकसित सभ्यता की प्रमुख प्रमाण के रूप में आती है। तो मुद्रा का प्रयोग करते थे लेन देन के लिए और व्यवसाय के लिए, क्योंकि मुद्रा एक विकसित बात हुई ना, क्योंकि वस्तु विनिमय होती थी मुद्रा से पहले। क्या होता था? वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन मुद्रा आने से क्या होता है कि उसका उचित मूल्य दे सकते हैं हम, तो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और विकास हो जाता है, ठीक है। तो मुद्रा का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ जो इसको शहरी सभ्यता के रूप में बनाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। तो अगला पॉइंट कुछ नहीं है, खत्म हो गया ये पॉइंट। तो इसमें हमने देखा हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित और शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन लिख दोगे, इसके बाद इसकी विशेषताएं बताओगे शहरी या विकसित के रूप में, नगर नियोजन बता दोगे, ग्रिड पद्धति बता दोगे, जल निकासी, पक्की ईंटों का प्रयोग, वास्तुकला, व्यवसाय, मुद्रा, ये सारी चीज़ें बता दोगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हम इस यूनिट से 2 क्वेश्चन देख रहे हैं हड़प्पा के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है कि वो शहरी सभ्यता क्यों है, और ये भी आ सकता है कि आर्थिक या सामाजिक या धार्मिक जीवन बताओ। लेकिन इससे आपके तीनों यूनिट के क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले आर्थिक देखते हैं, फिर सामाजिक, फिर धार्मिक। आर्थिक में कृषि, तो यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा विकसित थी क्योंकि इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। आपने देखा भी उपजाऊ ज़मीन होने का कारण क्या है, क्योंकि ये नदी के किनारे थी। और नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। और इस वजह से इस नदी से इसे सिंचाई के बहुत ज़्यादा साधन मिल जाते थे। तो सिंचाई की वजह से कृषि अच्छी होती थी। और इसका प्रमाण की बात करें हम, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई ना, इसका प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमें अभी भी जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगला पॉइंट आर्थिक क्रिया का पशुपालन। पशुपालन आप देखोगे तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पशुपालन पालते थे, पशुओं को पालते थे, मवेशियों को, भेड़ बकरियों को। अब इससे जो उत्पादन होता था, जैसे दूध वगैरह, दूध अंडे उत्पादन, जैसे दूध अंडे। इसके अलावा ये लोग चमड़े का भी प्रयोग करते थे, ऊन का भी प्रयोग करते थे, जो उनके रोए होते थे। तो इससे एक तो ये करते थे निजी प्रयोग, क्योंकि इनके जीवन में भी आवश्यकता होती थी। इसके अलावा जो बचा हुआ होता था, जो बचा उत्पादन होता था, इसको ये निर्यात कर देते थे, यानी कि बेच देते थे। इसके बाद आखेट। आखेट अभी तो वर्तमान में तो बैन है अपना, लेकिन कुछ समय पहले लोग शौक के लिए करते थे। लेकिन पहले आखेट करना मजबूरी थी। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। शिकार करके जानवरों को मारते थे, ठीक है। फिर इसके उत्पादन को भोजन के रूप में भी खाते थे, ये भोजन भी हो गया। ज़्यादा उत्पादन है तो उसका निर्यात कर दिया, यानी बेच दिया हमने। और जो उसके हड्डी हैं और दांत हैं, उसको तो ये लोग बेच ही देते थे। उससे अच्छा व्यापार हो जाता था, क्योंकि उससे उपकरण बनते थे, औजार बनते थे। फिर कुम्हार की बात करें, कुम्हार कौन? जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तन उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जैसे कि सबसे फेमस जो था मृदभांड था। मृदभांड जो होता है मटके के आकार का ही होता है, उसी की तरह होता है। अगला पॉइंट शिल्पकारी। शिल्पकारी क्या चीज़ होती है? जब आप पत्थरों का प्रयोग करके पत्थरों से मूर्ति बनाओ या फिर मनके बनाओ। और ये लोग मनके बहुत ज़्यादा बनाते थे और बहुत फेमस थी। और इसका प्रमुख जो कार्य था यहाँ पर, प्रमुख कार्य हड़प्पा सभ्यता में, पूरी सभ्यता में एक जगह थी चनहुदड़ो।
चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो में होता था, ये पूरा केंद्र था शिल्प उत्पादन का। मनके का प्रयोग करते थे ये लोग, मनके का निर्माण करते थे वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे जिसका आप नाम लिख सकते हो, जैसे कार्नेलियन, जैस्पर, सेलखड़ी। तो ये कुछ आंकड़े लिख दोगे तो और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके बाद व्यापार, ये बार बार बता चुका हूँ मैं पिछले पॉइंट्स में। तो ये लोग व्यापार भी करते थे और अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगाते थे। तो पहले लिखें वही आंकड़े लिख दोगे इसमें आप। और बाट, बाट से आपको पता चलता है उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। बाट जो था चट पत्थर का बना होता था, ठीक है। और ये व्यापार के लिए, वजन तौलने के काम आता था। और ये 4, 8, 12, 16 ऐसी इकाई में होता था। जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम आज होते हैं ना, वैसा नहीं होता था। अगला पॉइंट आप देखोगे सामाजिक और धार्मिक जीवन इनका। तो अपना समाज और धर्म होता है, हर समय के अनुसार बदलता रहता है। तो उस समय सामाजिक संगठन होते थे। सामाजिक संगठन किस लिए भाई? निर्णय लेने के लिए, सुरक्षा के लिए। इवन कई जगह कहते हैं कि प्रशासन को भी इनका समाज ही चलाता था। यहाँ पे जनतंत्र था, ठीक है। फिर भोजन की बात करें तब पता चलेगा ना समाज का। तो इनका भोजन हर तरह का होता था, यानी मांस मछली भी खाते थे, मांस भी खाते थे, मछली भी खाते थे। उत्पादन करते थे कृषि का, तो उत्पादन भी खाते थे। शिकार करते थे, आखेट करते थे, फिर मांस खाते थे। इसके अलावा फलों का भी उपभोग करते थे ये लोग। इसके बाद श्रृंगार, तो यहाँ के लोग, यहाँ की जो महिलाएं थी वो भी श्रृंगार करते थे। महिलाएं हर टाइम में श्रृंगार करती आई हैं, चाहे वो पहली सभ्यता हो चाहे वर्तमान की सभ्यता हो। जैसे हमने देखा था अभी चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन केंद्र था, वहाँ पे इसके बहुत सारे वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं महिलाओं के श्रृंगार के। फिर गहने और आभूषण, महिलाएं और पुरुष दोनों ही गहने आभूषण पहनते थे। जैसे महिलाएं जो होती थी वो कंगन पहनती थी, ठीक है, कान की बाली पहनती थी, नाक की बाली पहनती थी। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। और जो पुरुष थे वो हाथ और पाँव में मोटे मोटे कड़े पहनते थे। इसके बाद मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन के ये लोग क्या करते थे? कुश्ती कर लिया मनोरंजन के लिए, दौड़ कर ली मनोरंजन के लिए। इसके अलावा ये लोग पशुओं की भी लड़ाई कराते थे। पशुओं की लड़ाई आज भी होती है, और आज तो बैट लगती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस समय पशुओं की लड़ाई होती थी मनोरंजन के लिए। और वो लोग नाटक भी रखते थे। नाटक जैसे आज तो मूवी मान लो, लेकिन फिर भी नाटक होता है आज भी। तो उस समय भी नाटक होता था, उसका प्रदर्शन होता था, सामूहिक तौर पे लोग देखते थे। और स्त्रियों की दशा, किसी भी समाज को जानने के लिए स्त्रियों की दशा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस समाज के बारे में बहुत तारीफ इस वजह से कर सकते हो क्योंकि इनकी स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा उच्च थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और किसी भी समाज का प्रमाण यही है स्त्रियों की स्थिति कैसी है। जैसी स्त्रियों की स्थिति है समाज का भी वही चेहरा है, क्योंकि वो स्त्रियों को पूजनीय मानते थे, पूजनीय मानते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, उनको अधिकार थे बहुत सारे। अधिकार बहुत सारे कैसे थे? समान अधिकार, यानी जैसे पुरुष थे वैसे ही महिलाएं थी, और उनकी भी भूमिका होती थी समाज में, कोई भी निर्णय लिया जाता था तो महिलाओं का बहुत विकास था। लास्ट पॉइंट देखोगे आप, सावधान। पूरा जीवन देख लिया, अब मृत्यु देख लो। तो सावधान यानी अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार उस समाज में कैसा होता था? तो अंतिम संस्कार हर समाज में एक ही तरह से होता है। एक होता शव को जलाकर दफनाना, पहला जलाना और फिर दफनाना। हालांकि ये दफना के मतलब सॉरी जला के दफनाते थे, हम क्या करते हैं जला के उसकी राख को बहा देते हैं, लेकिन ये जलाकर राख को दफना देते थे। दूसरा सीधा दफनाना, हम भी दफनाते हैं, लेकिन इनमें विशेषता इसमें क्या आ जाएगी कि वस्तुओं को भी दफनाते थे, यानी जो व्यक्ति मरता था ना उनसे जुड़ी वस्तुओं को दफनाते थे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक बॉडी पड़ी है, ठीक है, इसे दफनाया गया है। इसके साथ देखो कितनी सारी वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं क्या है? जैसे मटका है, छड़ी है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो ये व्यक्ति प्रयोग करता था। इनका मानना था कि व्यक्ति आगे भी प्रयोग करेगा अगर पुनर्जन्म लेता है तो। और तीसरी चीज़, अगर कोई शव लावारिस है तो लावारिस शव का आज तो अलग अलग उपयोग हो जाता है, लेकिन उस समय वो भोजन के लिए डाल देते थे। भोजन किसके? पशुओं के, ठीक है। अगला पॉइंट है धार्मिक स्थिति, और लास्ट पॉइंट है और फिर खत्म। इससे अब इन तीनों से ना जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लोगे। धार्मिक स्थिति में बहुदेववाद, बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं को पूछते थे। कई सारे देवी भी थी, देवता भी थे और प्रकृति भी थी। जब इंसान, एक समाज कई सारे देवी देवताओं को पूजे, प्रकृति को पूजे, उसे बहुदेववाद कहते हैं। जैसे हम भी बहुदेववाद है। फिर मातृ पूजन, मैंने बताया था माताओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। और ये आप मूर्ति भी देख सकते हो, जिससे पता चलता है कि माता की पूजा करते थे लोग, माता की पूजा करते थे। इसके बाद पशुपति नाथ, ये यहाँ के प्रमुख देवता थे, प्रमुख देवता, क्योंकि इनका जीवन पशुओं पर निर्भर था ना, पशुओं से उत्पादन करते थे। तो इनके पशुपति नाथ, इनके देवता भी कौन थे? पशुपति नाथ। हालांकि ये शिव जी के ही रूप माने जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख देवता थे जिनके चारों ओर पशु बने होते थे, चारों ओर पशु थे,
ठीक है, इनकी मूर्ति के आसपास। फिर पशु पूजन, ये अलग अलग पशुओं की पूजा करते थे, हाथी की, भेड़ की भी करते थे। इसके अलावा एक सिंग वाले जानवर की पूजा करते थे और वो इनमें सबसे पवित्र माना जाता था एक सिंग वाला जानवर। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे जल पूजा। जल पूजा आज भी होता है क्योंकि जल हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और जल पवित्रता का साधन है, यानी आपको खुद पवित्र होना होगा ना, नहाना होगा पहले, और नहाओगे किससे? पानी से। तो ऐसे जल पवित्र करता है हर चीज़ को, किसी भी अनुष्ठान से पहले पवित्र करना पड़ता है जल को। और जल हमारी आवश्यकता भी है अलग अलग चीज़ों के लिए और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जल के बिना जीवन ही नहीं है, तो जल की पूजा की जाती थी। आदि शिव की पूजा, आदि शिव की मूर्ति आप ये देख रहे हो, यानी योगी के रूप में, एक योगी के रूप में आदि शिव है, जो रुद्रदेव के रूप में मिले हैं बाद में। कहाँ पे मिले हैं? ऋग्वेद में, यानी कि इनके प्रमाण ऋग्वेद में रुद्रदेव के रूप में मिलते हैं। आदि शिव योगी के रूप में पूजे जाते हैं और ये भी शिव भगवान के ही प्रतीक के रूप में देखे गए। फिर अनुष्ठान, यानी ये लोग भी यज्ञ करते थे, हम तो करते ही आज के टाइम पर अनुष्ठान। कोई भी बड़ा काम करना होता है, कोई भी शुभ काम होता है तो अनुष्ठान होता है, तो वो लोग भी बड़ा और शुभ काम करने के लिए अनुष्ठान करते थे, क्योंकि यहाँ पे हवन कुंड भी मिले हैं। और वो हवन कुंड कहाँ मिले हैं भाई? तो लोथल में मिला है और कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा आपके राजस्थान में, ठीक है, लोथल आपका गुजरात में। और लोथल व्यापार का केंद्र था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। कालीबंगा में कृषि होती थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कृषि होती थी, कृषि के लिए बहुत अच्छा काम है तो अनुष्ठान करते होंगे। अब व्यापार लाभ आ रहा है तो उसके लिए भी अनुष्ठान करते होंगे। फाइनली आपके सारे पॉइंट्स खत्म हो गए और तीनों यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने सारे बता दिए।